हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैसे स्टेप वाइज करते हैं एंड कैसे कुछ प्लांट्स अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग उस प्रोसेस के सीक्वेंस को बदल सकते हैं। वी ऑल्सो स्टडीड कि स्टोमेटा कैसे हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में और कैसे वाटर के इवेपोरेशन में भी हेल्प करता है। आज हम देखेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है। हमने दो हेल्दी प्लांट्स को लिया है जो पॉट में हमने प्लांट करके रखे हैं, और उसके बाद हमने इन प्लांट्स को 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में रख दिया। डार्क रूम में रखने से हम इनके अंदर का जितना भी स्टार्च है इनसे यूज अप करा लेंगे। उसके बाद हम इन प्लांट्स को 2 आवर्स के लिए लाइट में रख देंगे। लाइट में रखने से पहले हम दो बेल जार्स लेंगे। बेल जार बेल के शेप के ग्लास जार्स रहते हैं। तो हमने ये जो दो प्लांट्स लिए हैं, तो इनको हम पहले एक ग्लास प्लेट पे रखेंगे, उसके ऊपर इनका पॉट रख देंगे, और उसके बाद हम उसके ऊपर से बेल जार रख देंगे और उसको वैसेलीन से सील कर देंगे। यहाँ पर हम एक प्लांट को ए कह दे रहे हैं और दूसरे प्लांट को बी कह दे रहे हैं। प्लांट ए के पास हमने एक छोटे से ग्लास के डिश में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH। KOH हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने के लिए। मैं एक्टिविटी के एंड में एक क्वेश्चन पूछूंगी और ये उसका हिंट है कि KOH कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि प्लांट ए के पास हमने KOH रखा है और प्लांट बी के पास KOH नहीं है। इसके बाद हमने इन प्लांट्स को 2 घंटे के लिए सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में रखने के बाद प्लांट्स लाइट एनर्जी यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 2 आवर्स के बाद इन प्लांट्स की लीफ को प्लक करेंगे और इसके ऊपर हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन इज बेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर उस सब्सटेंस के अंदर स्टार्च है या नहीं है, वो हम चेक कैसे कर सकते हैं? आयोडीन सोल्यूशन के थ्रू। आयोडीन सोल्यूशन अगर स्टार्च के कांटेक्ट में आता है तो एक ब्लू, ब्लैक या डीप वायलेट कलर का पिगमेंट बना देता है। तो सिमिलरली हम ये चीज लीव्स के साथ करेंगे। तो हमने प्लांट ए की लीफ प्लक की और प्लांट बी की लीफ प्लक की। दोनों पे हमने ये आयोडीन सोल्यूशन को डाला। तो एक क्वेश्चन है कि दोनों में से कौन सा प्लांट फोटोसिंथेसिस या स्टार्च की फॉर्मेशन ज्यादा शो करेगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक हिंट दिया था कि KOH कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है। तो बेल जार के अंदर सील करने के बाद जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी प्लांट ए के पास, वो KOH ने अब्सॉर्ब कर ली। जब उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड बची ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कैसे करता वो? फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उस प्लांट के पास नहीं था, इसलिए स्टार्च फॉर्मेशन भी वहां पे नहीं होएगा। जबकि प्लांट बी के पास थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड रेसिडुअल में बचा हुआ था, जितना बेल जार के अंदर था। उसने उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस कर ली, और जो स्टार्च वहां पे बना वो हमको एज ए ब्लू ब्लैक कलर का पिगमेंट दिखेगा उस लीफ पे जब हम आयोडीन सोल्यूशन वहां पे डालेंगे। तो इस एक्टिविटी से हमें समझ में आता है कि यस, कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बात अगर आए सनलाइट की, तो हम प्लांट्स को डार्क रूम में इसलिए रख रहे थे ताकि वो फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर दें, और जब हम उनको लाइट में लाते थे तो फोटोसिंथेसिस वापस कंटिन्यू होने लगता था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ओके, सनलाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे बात आती है कि प्लांट अपनी एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब से कंज्यूम कर कर ले रहे हैं, इन सब से एनर्जी बना ले रहे हैं। बट व्हाट अबाउट अदर रॉ मटेरियल्स? अदर रॉ मटेरियल्स कैसे मिलते हैं? तो जैसे जैसे पानी को इनटेक करता है कोई भी प्लांट, तो उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स भी आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स प्लांट यूज कर सकता है अपने बाकी के कामों के लिए। Nitrogen is also used for the by the plant for the synthesis of protein. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन यूज हो सकता है। अदर सब्सटेंसेस के लिए भी नाइट्रोजन यूज कर सकता है प्लांट।
अब प्लांट ये नाइट्रोजन लेता कैसे है? तो इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, या ये कुछ सॉइल में रहने वाले बैक्टीरिया की हेल्प ले सकता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जो कि सॉइल में अवेलेबल हो जाते हैं। प्लांट जब सॉइल के कांटेक्ट में रहता है तो इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सब्सटेंसेस को सॉइल के थ्रू ही इनटेक कर सकता है। तो ये था कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करते हैं। यहाँ खत्म होता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरों से डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप की न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। एक रहती है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, एक रहती है होलोजोइक न्यूट्रिशन, और एक रहती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि फूड ऑब्टेन अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो वो किस बेसिस पे कर रहा है। वो ये देखता है कि फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है और क्या वो उस फूड को प्रोसेस कर पाएगा, क्या वो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। अगर ये दोनों अवेलेबिलिटी और प्रोसेसिंग मीट होती है उस ऑर्गेनिज्म से, तो वो फूड इनटेक कर सकता है आराम से। अब अगर काऊ की बात ले लें तो काऊ सिडेंट्री फूड खाती है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ग्रास हो गए। बट अगर लायन की बात की जाए तो वो मोबाइल फूड खाता है, जैसे कि एक डियर। तो यहाँ पे दोनों की न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजीज अलग अलग हो सकती हैं, एंड द वे दे प्रोसेस दिस फूड इज ऑल्सो डिफरेंट। अगर हम यहाँ पे आते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात करें, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, तो ये खाने को बाहर ही अपनी बॉडी के बाहर उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं बाय सिक्रीटिंग सम डाइजेस्टिव जूसेस, या कुछ एंजाइम सिक्रीट कर देते हैं उस खाने के ऊपर। उस खाने को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद वो उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ऐसा कौन कौन करता है? तो ऐसा फंगाई करते हैं। फंगाई में भी कौन? ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम्स। नेक्स्ट न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी पे आते हैं, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। ये फूड पहले इनटेक करते हैं, पूरा होल मटेरियल डाइजेस्ट इंजेस्ट कर लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के अंदर। ऐसा हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। आगे हम पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी पे चले, तो यहाँ पे एक होस्ट रहता है और एक पैरासाइट रहता है। पैरासाइट होस्ट के ऊपर लिव करता है और उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। तो बिना उसको मारे हुए ये पैरासाइट अपने होस्ट से उसका सारा न्यूट्रिशन एक तरीके से खींचता रहता है। वो होस्ट को क्यों नहीं मारता? क्योंकि अगर वो होस्ट को मार देगा तो वो खुद भी मर जाएगा, जिससे न्यूट्रिशन मिल रहा था। जब वो सोर्स ही नहीं रहेगी तो फिर वो कैसे जीवित रह सकता है? इसके एग्जाम्पल्स हो गए कसकटा, इसको हिंदी में हम अमरबेल कहते हैं। टिक्स जो कि डॉग्स और कैट के फर पे पाए जाते हैं। लीस जो ह्यूमन स्कैल्प पे पाए जाते हैं। लीशेस जो ह्यूमन ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एंड टेपवर्म जो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कैसे इंटेक करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करते हैं। तो हमने ये देखा था कि ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो वो अपनी इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू फूड ले सकते हैं। बट जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका फूड भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और जिस वे में ऑर्गेनिज्म उस फूड को इंटेक कर रहा है वो भी डिफर करेगा। अगर हम अमीबा का एग्जाम्पल लें तो वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है, हम देखते हैं। अमीबा के पास कुछ टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस रहते हैं, जिन्हें हम फॉल्स फीट या सूडोपोडिया बुलाते हैं। ये टेम्पररी रहते हैं, फिंगर लाइक रहते हैं, एज द वर्ड सजेस्ट। अब क्या होता है कि कहीं अगर फूड पार्टिकल अमीबा ने डिटेक्ट किया, तो उसके बाद ये अमीबा क्या करता है कि ये अपने टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को बाहर करता है, इन सूडोपोडिया को एक्सटेंड करता है, और उसके बाद उस फूड के को एक तरीके से ऐसे एक वैक्यूल बना देता है उसको सराउंड करके। तो यहाँ पे फूड वैक्यूल फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा फूड पार्टिकल ट्रैप हो गया है। फूड पार्टिकल ट्रैप होने के बाद अमीबा उसका ब्रेक डाउन करता है अपने ही अंदर, उसका डाइजेशन होता है, और डिफ्यूजन के थ्रू पूरा न्यूट्रिशन साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे
कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या रहता है? तो ऑर्गेनिज्म ने जो भी फूड इनटेक किया है उसमें से जो भी अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड मटेरियल है वो इस वैक्यूल में वो स्टोर करके रखता है और फिर उसको बाद में आउट कर देता है अपनी बॉडी से, इजेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स देखे, यहाँ पे इंजेशन था, ये डाइजेशन था और ये इजेशन था। हम जैसे ऑर्गेनिज्म में और बीच के स्टेप्स रहते हैं, डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन होता है, फिर असिमिलेशन होता है और उसके बाद इजेशन होता है। बट अमीबा क्योंकि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सिर्फ इतने ही स्टेप्स होते हैं। अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में एक स्पेसिफिक साइट रहती है जहां पे वो अपना फूड इनटेक करता है, उसको हम गलेट कहते हैं। पैरामीशियम के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। ये एक डायरेक्शन में सिंक्रोनाइज मैनर में मूव करते हैं। तो जैसे ये एक सीलिया है और ये भी एक सीलिया है, तो ये ऐसे ऐसे एक सिंक्रोनाइज मैनर में मूव करेगा। अगर कोई फूड पार्टिकल पैरामीशियम की सरफेस पे आता है तो ये सीलिया उसको एक डायरेक्शन में रिदमिक मोशन में सारे सीलिया सिंक्रोनाइज मैनर में उस फूड पार्टिकल को मूव करके गलेट तक पहुंचाते हैं और ऐसे पैरामीशियम अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं और क्या क्या प्रोसेसेस उनके अंदर होती है। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। आप अलग अलग टाइप की चीजें खाते रहते हो, कभी फुल्की, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी कोल्ड ड्रिंक। तो इतना सारा जो फूड है वो तो सेम ट्रैक से जा रहा है, सेम पैसेज से जा रहा है, तो उसे हमें प्रोसेस करना पड़ता है। और हर फूड की प्रोसेसिंग काइंड ऑफ सिमिलर रहती है बट उसमें थोड़ी डिफरेंस भी आती है। सिमिलर कैसे? जो फूड आप टेक इनटेक कर रहे हो वो कॉम्प्लेक्स रहता है। व्हाई? बिकॉज हम भी कॉम्प्लेक्स हैं, हमारा फूड भी कॉम्प्लेक्स। आज अगर हमने छोले भटूरे खाए, कल अगर हम इडली डोसा खाएंगे, तो दैट्स हाउ द फूड इज सो कॉम्प्लेक्स। बट फूड जब हमारे माउथ में जाता है, दैट इज आवर बकल कैविटी, तो उसको हम स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं, उसको इवनली टेक्सचर करते हैं इससे पहले कि वो हमारे इनर लाइनिंग में पास हो। ओके, तो ऐसे ही डाइजेशन के स्टेप्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हमारा फूड प्रोसेस होता जाता है, उसका ब्रेक डाउन होता जाता है। तो सबसे पहले फूड जाता है हमारी बकल कैविटी में। बकल कैविटी में जैसे ही फूड जाता है तो उसे हम मॉइसन कर देते हैं सलाइवा से। मॉइसन करने का मतलब, अब आप अपने मन में कोई भी अपना फेवरेट सा फूड सोच लीजिए, आपके मन में थोड़ी देर बाद मुंह में पानी आने लगेगा। दैट पानी, वो एक्चुअल में पानी बस नहीं है बट उस वो सलाइवा भी है। उसमें एक एंजाइम रहता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, उसका काम हम आगे देखेंगे। तो जो फूड है आपने इंटेक किया, आपने उसको वेट या मॉइसन किया सलाइवा के हेल्प से। सलाइवा मिक्स क्यों किया जाता है? ताकि हम फूड को सॉफ्ट बना सके। सॉफ्ट किस लिए? ताकि जो पैसेज है फूड का वो हमारे सॉफ्ट से कैनाल में जब जाए तो उसे कोई हार्म ना हो। जो अंदर की लाइनिंग रहती है हमारे कैनाल की वो काफी सॉफ्ट रहती है। अगर आप कुछ हार्श या ड्राई या बहुत ही ज्यादा कड़ा कुछ खा लेते हो तो आपको अंदर दर्द होता है, एंड इट्स बिकॉज कि इनफ सलाइवा उसमें मिक्स नहीं हुआ है। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है तो वो फूड सॉफ्ट हो जाता है और उसके बाद जो कैनाल के अंदर की लाइनिंग रहती है वो डैमेज भी नहीं होती है और फूड इजीली पास हो जाता है उस सॉफ्ट से कैनाल से। इसके बाद हम देखते हैं कि सलाइवा में एक एंजाइम रहता है जो मैंने बताया था, सलाइवरी अमाइलेज। इस एंजाइम का फंक्शन क्या रहता है? तो जो स्टार्च, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो फूड में प्रेजेंट है, तो सलाइवरी अमाइलेज इस स्टार्च पे एक्ट करता है और उसको सिंपल शुगर में उसका ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो फूड है हमारा, इसको थरली मिक्स किया जाता है सलाइवा के साथ, और जो हमारी टंग रहती है वो भी इस फूड को ऑल ओवर द सॉरी ऑल ओवर द माउथ उसको रोटेट करती रहती है, उसको इधर उधर करती रहती है एज वी च्यू आवर फूड। और उसके बाद इस फूड को हम डाइजेस्टिव ट्यूब में पास ऑन कर देते हैं। इस डाइजेस्टिव ट्यूब में क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। डाइजेस्टिव फूड के बाद
हमारा ये सॉरी डाइजेस्टिव ट्यूब के बाद हमारा ये फूड कहाँ पे पास ऑन होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब फूड उस जगह पे जाता है तो उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, उसे क्या-क्या सब्सटेंसेस को फेस करना पड़ता है, उसे कैसे एनवायरनमेंट में ट्रीट किया जाता है और आगे उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, कौन-कौन सी कंडीशन, कैसे-कैसे मीडियम में होता है, ये सब हम अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे। एंड में हम ये कहना चाहेंगे कि जो फूड का ब्रेकडाउन होगा, तो वो इसीलिए होगा ताकि वो सिंपल सब्सटेंसेस में या सिंपल मॉलिक्यूल्स में आ जाए और बॉडी उसको इजीली अब्सॉर्ब कर सके। तो दैट्स हाउ द डाइजेशन प्रोसेस गोज ऑन और इसका अचीवमेंट इसी के लिए होता है। तो ये हम आगे की क्लासेस में जानेंगे।